हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट की लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या होती हैं प्लानिंग इन इंडिया के। बिल्कुल डिटेल में हमने कवर किया कंसेप्ट लास्ट क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट कि 1991 तक जो प्लानिंग की गई थी उस प्लानिंग के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज यूज की गई थी उन इकोनॉमिक पॉलिसीज के फीचर्स क्या हैं कवर करेंगे। जो प्लानिंग की गई इंडिया के अंदर वो इस बात की गवाह है कि शिफ्ट की गई इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर 1991। यानी कि इसमें क्या है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको हम स्टडी करते हैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके। एक तो 1991 से पहले क्या सिचुएशन थी, 1991 पीरियड के बाद क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट सेक्शन जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे इसमें हम समझेंगे फीचर्स क्या है इकोनॉमी पॉलिसी की जो 1951 से लेकर के 1991 तक बनाई गई थी। फर्स्ट फीचर आती है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। यानी कि यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर था उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। कि इकोनॉमी पॉलिसी जो 1991 से पहले बनाई गई थी उसमें जो पब्लिक सेक्टर का उसका भारी योगदान है जो दिखाया गया, यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो ज्यादा रोल दिखाया गया एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर 12 इंडस्ट्री हैं तो पब्लिक सेक्टर के अंदर 17 इंडस्ट्री है जो खोली जाएंगी, ये रिजर्व कर दिया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए। अगर सोशलिस्टिक पैटर्न को अचीव करना सोसाइटी के अंदर तो उसके लिए जरूरी था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वो ज्यादा हों, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनाई जाती हैं उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर करना होता है। समाज कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए जो पब्लिक सेक्टर के अंदर काम किया जाता है ताकि जो सोसाइटी है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। हर एक सेक्शन के जो लोग होते हैं हर एक सेक्शन के लोगों को इक्वल बेनिफिट दिया जाए। तो अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होता तो ये टारगेट अचीव ना कर पाते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिर्फ वही गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है जिसको सेल करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जा सके। तो जिस कार से जो रिच पर्सन थे सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते थे महंगी गुड्स को, जो पुअर सेक्शन था वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। प्राइवेट सेक्टर ने अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने का, प्रॉफिट मैक्सिमम करने का मोटिव तो अचीव कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो समाज था जो सोशलिस्टिक थी वो उसको अचीव नहीं कर पाई। तो जब सोशलिस्टिक पैटर्न है जो सोसाइटी का अगर अचीव करना है उसके लिए जरूरी था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का ज्यादा होना, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। इसी कारण से जो पॉलिसी 1991 से पहले बनाई गई थी उसमें कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज वो स्टैब्लिश की जाए। सेकेंड आता है रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 यानी कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है ना तो उसके लिए पहले लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यानी कि रेगुलेट कौन करेगी यहाँ पे, इस एक्ट के द्वारा जो रेगुलेट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा ना बढ़ जाए एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर शिकंजा कसने के लिए एक्ट बनाया था इंडस्ट्रियल एक्ट 1948, जिसमें कहा गया कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करनी है तो पहले आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड रहे कि कितनी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं इकोनॉमी में। इसी तरीके से जो मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 है जो
लागू किया गया, जिसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, बहुत ज्यादा रोक लगा दी गई कि प्राइवेट सेक्टर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उसको एक्सपेंड अगर करना है ना, तो यहां पे एक्ट उसके लिए लागू कर दिया गया। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग सोचे कि नई इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए हमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो अगर गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं इशू करती है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते प्राइवेट सेक्टर, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि हम पुरानी जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है उसको ही हम क्या कर दें, उसके साइज को बड़ा कर दें, तो उसके लिए फिर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 है जो लागू किया गया, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस लागू की गई कि जो प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है, अगर आपने उसको एक्सपेंड करना है ना, उसके एक्सपेंशन के ऊपर रोक लगा दी गई कि आप प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बड़े लेवल पे जो नहीं बढ़ा सकते। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ये इंश्योर करता था कि कोई भी कंसंट्रेशन है जो ना हो इकोनॉमिक पावर का प्राइवेट हैंड्स के अंदर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है उसको इस तरीके से कंट्रोल किया जाए कि सिर्फ कुछ लोगों या फिर कंपनियों के हाथ में जो सारी जो इकोनॉमिक पावर है वो जमा ना हो सके। यानी कि हम इसको एलैबोरेट करके अगर समझे तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती तो थी कि प्राइवेट सेक्टर जो डेवलपमेंट हो, लेकिन इतना भी डेवलपमेंट ना हो जाए कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल बड़े लेवल पे हो जाए। तो उसके लिए मोनोपोली और कंसंट्रेशन है जो ना किया जाए, इस कारण से यहाँ पे एक्ट बनाया था। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ चाहती तो है कि प्राइवेट सेक्टर बढ़े, लेकिन इतना भी ना बढ़े कि अनकंट्रोलेबल हो जाए, कंसंट्रेशन है जो हो जाए। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में एलैबोरेट करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये तो चाहती थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका डेवलपमेंट तो हो, लेकिन अनकंट्रोलेबल ना हो, यानी कि इतना ना हो कि प्राइवेट सेक्टर जो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और जो कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत सारे नियम है जो लागू कर दिए गए थे, जैसे कि अगर नई कंपनी खोलनी है लाइसेंस कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, अगर पुरानी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए जो अलग से नियम लागू कर दिए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इक्वल है जो अपॉर्चुनिटी मिले सभी को। ऐसा ना हो कि जो सिर्फ कुछ बड़े बड़े जो उद्योगपति घराने के लोग हैं उनके पास ही जो बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाए और सारी शक्ति जो उनके हाथ में चले जाए, कंट्रोल सारा उन प्राइवेट हैंड्स के अंदर चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है जो बनाए थे। नेक्स्ट फीचर आती है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि जहां पे जो छोटे लेवल की इंडस्ट्री थी ना उनको प्रोटेक्ट करना मेन मोटिव था गवर्नमेंट का, और जो बड़े स्केल पे लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्री चालू की गई हैं उनको इस तरीके से रेगुलेट किया जा सके कि वो जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री है उनका वो नुकसान ना कर पाए। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रेगुलेट इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान है जो ना हो। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए, जैसे MRTP मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट बनाया गया। यहाँ पे जो छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्री काम कर रही थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, दूसरी तरफ वो उसे ऑफर किया गया प्रोटेक्शन कंपटीशन से, यानी कि जो बड़े लेवल की लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट बना दिया, और जो दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कंपटीशन जो एक्सेसिव लेवल पे ना हो, बड़े लेवल पे कंपटीशन ना हो, तो उस कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे एरियाज थे प्रोडक्शन के जिनको रिजर्व कर दिया गया। एक्सक्लूसिवली रिजर्व का मतलब क्या है कि वो काम सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करेंगी, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो उस काम को नहीं करेंगी। तो कुछ ऐसे पार्टिकुलर प्रोडक्शन को एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को जो यूज किया जाता था। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है कि लेबर का इस्तेमाल करके उन कार्यों को किया जाना चाहिए, उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। जैसे इसके अंदर शामिल की जाते हैं रेडीमेड गारमेंट, केमिकल, लेदर प्रोडक्ट एटसेट्रा। तो इन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को रिजर्व कर दिया कि ये काम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज काम को नहीं करेंगे, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके।
और इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल नीड्स को, यानी कि जो पैसों की जरूरत थी उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डेवलप किए गए। और इसके अलावा बोर्ड बनाए गए जैसे हैंडलूम बोर्ड और सिल्क बोर्ड। इसलिए बनाए गए थे ये बोर्ड ताकि ये प्रमोट कर सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट के अंदर, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही सेल ना हो, सिर्फ लोकल एरिया के अंदर सेल ना हो, बल्कि वो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी सेल कर पाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट को। इसलिए जो बोर्ड्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, बोर्ड से जो बनाए गए। नेक्स्ट फीचर आती है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। जैसे इंडस्ट्रीज बनाएगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कि जो बिजली का उत्पादन करती हैं। इंजीनियरिंग गुड्स ये ऐसी गुड्स होती हैं जो प्लांट एंड मशीनरी शामिल की जाती है इसमें। और बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो बनाई गई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए, यानी कि जो इन इंडस्ट्रीज को बनाने का जो मेन मकसद था वो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए बनाई गई थी, ताकि जो ये इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्रीज को जो हेल्प कर सके उनको प्रमोट होने के लिए। इन इंडस्ट्री को जो बनाया गया था वो प्रायोरिटी बेस पे बनाया गया था। यूनिवर्सल इंटरमीडिएरीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जैसे आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंजीनियरिंग गुड्स, ये रिकॉग्नाइज की गई कि ये यूनिवर्सल इंटरमीडिएरीज का काम करेंगी। क्यों? क्योंकि जो ये इंडस्ट्री सप्लाई करती थी जो जरूरत के इंग्रेडिएंट थे सभी हैवी इंडस्ट्रीज को, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट हो रही थी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री बिना बिजली के, बिना इंजीनियरिंग गुड्स के काम नहीं कर सकती थी। इसलिए हैवी इंडस्ट्री को जो डेवलप किया गया। नेक्स्ट फीचर आती है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हम जानते हैं कि अगर हम सेव करेंगे, सेव कौन कहते हैं? हाउस होल्ड, आप और हम जैसे लोग। अगर हम सेव करेंगे पैसा तो वो कहाँ जमा करके आएंगे? बैंक में। बैंक वो आगे पैसे को अपने पास नहीं रखता। बैंक क्या करते हैं? जो हम पैसा बैंक के अंदर जमा करके आते हैं, बैंक आगे वो इंडस्ट्री सेक्टर्स को दे देते हैं ताकि वो आगे इन्वेस्टमेंट करें, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, प्रॉफिट लें और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब हम जानते हैं कि जब हम बैंक के अंदर अपनी सेविंग को जमा करके आते हैं तो हमें कुछ ब्याज मिलता है। क्या वो हमें ब्याज बैंक अपनी जेब से देती है? नहीं, वो जो ब्याज का पैसा हमें मिलता है वो बैंक जब आगे किसी को उधारा देती है हमारा पैसा, और वहां से जो से प्रॉफिट का शेयर मिलता है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एज ए इंटरेस्ट के रूप में हमारे पास आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। अगर हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर की गई है सेविंग के ऊपर, तो यानी कि अगर हमें लगता है कि सेविंग में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो हर एक इंसान कोशिश करेगा अपने इनकम में से कुछ पैसा सेव करे और बैंक में जमा करके, ताकि वो हाई रेट का इंटरेस्ट है जो ले सके। अब जब पैसा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम जमा करके आएंगे तो हमें इंटरेस्ट के क्या किए? इंड्यूस किया, कि हमें इंड्यूस मतलब लालच आ गया कि हाँ इंटरेस्ट हाई मिल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि सेव ज्यादा से ज्यादा की जाए। फिर जिससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट को भी इंड्यूसमेंट मिलेगा। कब इंड्यूसमेंट मिलेगा इन्वेस्टमेंट को? जब गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी और कैपिटल ग्रांट्स दे देगी। अब हम आते हैं हाउस होल्ड में। हम क्या करते हैं? अपने इनकम में से कुछ पैसा बचा के रखते हैं एज अ सेविंग के रूप में और कुछ पैसा खर्च कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हम इनकम कमाते हैं वो टोटल इनकम को हम खर्च नहीं करते, कुछ पैसा सेव करते हैं, कुछ पैसा खर्च करते हैं। तो जो हमने पैसा सेव किया है, अगर हमें लगेगा कि बैंकों के अंदर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है तो मैं ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करूंगी और बैंक के अंदर जमा कराऊंगी, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही जब गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है, सब्सिडीज क्या होती है? कुछ छूट होती है, कुछ कैपिटल ग्रांट्स दे देती हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो पर्सन बिजनेस खोलने का सोचते हैं ना, वो सोचें कि हाँ गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो मैं क्या करूं? इन्वेस्टमेंट करूं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे मैंने कोई कंपनी खोल ली है, कोई बिजनेस चला लिया, ऐसा मैंने किस चीज से इंड्यूस होकर के इन्वेस्टमेंट की है कि मुझे सब्सिडी मिलेगी या फिर कैपिटल ग्रांट है जो मिलेगी। तो जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो सेविंग प्रमोट होती है, जब सब्सिडीज या फिर कैपिटल ग्रांट मिलते हैं तो उससे इन्वेस्टमेंट इंड्यूस होती है। हम जानते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही मेन रोल प्ले करते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन।
जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उन्हें प्रोटेक्ट किया गया फॉरेन कंपटीशन से। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। हाई इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है कि जब हम फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट करेंगे अपने देश के अंदर, तो जब हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी तो वो जो फॉरेन से गुड्स मंगवाई है वो महंगी पड़ जाएंगी। तो जो हमारे डोमेस्टिक जो कस्टमर है वो फॉरेन की इंपोर्ट की गुड्स को खरीदना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो महंगी लगेगी उन्हें। जिससे क्या होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनी के प्रोडक्ट है वो सेल होने शुरू हो जाएंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ पे एक साइड हम इंडिया ले लेते हैं, इंडिया, और यहाँ पे ले लेते हैं फॉरेन को। अगर हम फॉरेन से कुछ गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कुछ गुड्स को है जो मंगवाया गया, तो जब इंपोर्ट की गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी अगर हाई लगा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी हाई लगने से जो प्राइसेस होंगे फॉरेन गुड्स के वो क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। तो जो हमारे डोमेस्टिक के अंदर, जो हमारे देश के अंदर जो कस्टमर है जो डोमेस्टिक कस्टमर क्या इस महंगी गुड्स को परचेज करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो क्या चाहेंगे कि हम अपनी ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को परचेज करें। जिससे क्या होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्ट होगी, किससे? फॉरेन कंपटीशन से जो प्रोटेक्ट किया जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। तो सेकंड आता है कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आप एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मान लो कि 72,000 यूनिट ही परचेज कर सकते हो, यानी कि इंपोर्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि 84,000 यूनिट ही इंपोर्ट कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि हमारे देश के अंदर हद से ज्यादा गुड्स है जो इंपोर्ट नहीं होंगी, लिमिट लगी रहेगी, जिससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्ट को आसानी से डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सेल कर पाएगी। नेक्स्ट फीचर आता है फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जिन गुड्स को हम बाहर से इंपोर्ट करके अपने देश में इस्तेमाल करते हैं तो उन ही गुड्स का सब्स्टिट्यूशन हम अपने देश में ढूंढ लें ताकि हमें गुड्स है जो बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े। ऐसा करने का जो मेन मोटिव था वो फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना था। फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने का मतलब क्या है कि जब हम गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करके अपने देश में लेके आते हैं तो हमारे देश से जो पैसा है, फॉरेन करेंसी है जो पे करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम इंडिया में फॉरेन से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो क्या फ्री में करते हैं? नहीं, क्या करनी पड़ती है? इंडिया को पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट किस में करनी पड़ेगी? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब हम फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे तो हमारे देश के अंदर जो वो फॉरेन करेंसी सेव की गई है वो क्या होगी? बाहर चलेगी पेमेंट के रूप में, फॉरेन के पास चलेगी। जैसे हमारे पास जो फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए कोशिश की जाती है कि जो गुड्स हमने फॉरेन से इंपोर्ट की है उन्हीं गुड्स का सब्स्टिट्यूशन हम अपने इंडिया के अंदर ढूंढें ताकि हमें बाहर से जो गुड्स इंपोर्ट ना करनी पड़े, जो सेल्फ सफिशिएंट भारत बने। क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस के अंदर कि हमारा जो इंडिया था वो पहले 1991 से पहले क्या करता था कि फॉरेन से जो फूड ग्रेन था वो इंपोर्ट करता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लग गया, जिस कारण से फिर इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए, जिसमें सबसे पहले मेन मोटिव रखा कि हमें अब फूड ग्रेन है जो इंपोर्ट नहीं करना, अपने ही देश के अंदर फूड ग्रेन के प्रोडक्शन का जो इंक्रीज करना है, जिससे क्या हो? सेल्फ सफिशिएंट हो हमारा भारत। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, रोक लगाई गई। जो एफडीआई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे कंट्रोल्ड किया गया, रेगुलेट किया गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के द्वारा। कि यहाँ पे इंडिया ने सोचा कि अगर एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जो फॉरेन जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जिससे हमारे इंडिया के अंदर जो कंट्रोल है इन्वेस्टमेंट के द्वारा किसका हो गया? फॉरेन का हो गया। इस चीज से बचने के लिए इंडिया ने सोचा कि लोन लेना अब्रॉड से बेहतर है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई के कंपेरेटिवली अगर इंडिया लोन लेगा फॉरेन से तो वो सही रहता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, एक तरफ हम लेते हैं इंडिया को, दूसरी तरफ लेते हैं हम फॉरेन को, कि यहाँ पे अगर फॉरेन इंडिया में आकर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां खोल ली, जिससे क्या होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जो मार्केट है उसके ऊपर कब्जा किसका हो जाएगा? फॉरेन का हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो
अब इस चीज से बचने के लिए बेहतर क्या था कि हम एफडीआई को तो क्या कर दे, रोक कर दे, कंट्रोल कर दे फेरा के द्वारा। इसके लिए एक्ट बनाया गया था फेरा, फेरा के द्वारा जो इसको कंट्रोल करें, रेगुलेट करें। जबकि एफडीआई के कंपेरेटिवली इंडिया को बेटर क्या लगा, लोन लेना लगा। लोन किससे, अब्रोड से, कि ऐसा करते हैं कि अपन अब्रोड से लोन ले लेते हैं एफडीआई के बजाय, क्योंकि लोन लेंगे पैसा भारत में आ गई फॉरेन करेंसी और ब्याज देते रहेंगे, तो फॉरेन का तो कंट्रोल हमारे भारत के ऊपर होगा नहीं। इसी कारण से फॉरेन कैपिटल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्टेट लेवल के ऊपर जो प्रोग्राम बनाए गए थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के, उनको सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के साथ जोड़ दिया। यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्लानिंग बनाई गई थी और जो स्टेट लेवल पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्लानिंग बनाई गई थी, इन दोनों को जोड़ दिया कि जो स्टेट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा उसको इस तरीके से जोड़ दिया सेंट्रलाइज प्लानिंग के साथ, ताकि पूरे इकोनॉमी का इकट्ठा डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। क्योंकि जो स्टेट की जो ग्रोथ डेवलपमेंट है और जो सेंटर की जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकती, एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। क्योंकि जब स्टेट का डेवलपमेंट होगा तभी जाकर के सेंट्रल लेवल का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो काउंट किया जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।